ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जुड़ने का प्रयास करें। अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए प्लीज। आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। जी हाँ, क्लास को शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचाएं क्लास को, क्योंकि बहुत ही मस्त होने वाली है आज की क्लास। चलिए, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मैंग सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास जो कि आप सबकी इसी समय प्रोवाइड की जाती है जीके जीएस की, हमारे इस चैनल पर डियर मैंग सर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को तभी मिलेंगे जब आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट है कि यहां पर मैं जितने भी प्रश्न बताऊं उसे आपको अच्छे से देखना है, उसे बताने का प्रयास करना है। यहां पर 15 बहुत ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ आज की क्लास चलने वाली है। तो मात्र 15 प्रश्नों को मैं बताने वाला हूं, तो आप सभी को बीच में स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप सभी लोग देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है। बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर जो है यहां पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, प्रधानमंत्री। यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जो है वो भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी। तो दोस्तों यहां पर 5वीं, 10वीं, 7वीं और 9वीं यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर 10वीं जितने भी लोगों ने बताया है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय के कार्य के लिए यह खाद्य योजना आरंभ की गई थी। और यह योजना दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2004 से 2007 के बीच प्रारंभ की गई थी। और इसका सीधा सा जो संबंध था वो संबंध था बेरोजगार लोगों को नौकरी प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो सीधा सीधा यहां पर ऑप्शन नंबर आप लोग दूसरा वाला टिक कर लीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा जितने भी लोगों ने यहां पर दूसरा बताया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए ध्यान से। भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितनी होती है। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान में रखना है 2000, 1000, 4000 और 3000, इनमें से कोई एक ऑप्शंस को आपको ध्यान में रखना है। बताने का प्रयास करिए सभी लोग। पहले देखिए यहां पर काफी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे को बताया है 3000। जी हाँ, 3000 यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा जितने भी लोगों ने बताया है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत जो देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक वेतन होती है वो कितनी होती है, 3000 रुपये प्रति माह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। तो दोस्तों लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कुटीर उद्योग या इंजीनियरिंग उद्योग। तो भारत में विकसित होने वाला पहला, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सन 1874 में भारत में पहला आधुनिक उद्योग जो है विकसित हुआ था ब्रिटिश सरकार के समय में। उस समय जो हुआ था वो हुआ था लौह एवं इस्पात उद्योग। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को बताया है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और सन 1907 ईस्वी में इस उद्योग को ऊंचाई पर ले जाने वाली जो इस समय कंपनी बहुत ही ज्यादा फेमस है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये बहुत ही फेमस कंपनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1907 ईस्वी में इस उद्योग को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला जो ग्रुप था वो टाटा ग्रुप था। ठीक है, कौन सा ग्रुप था, टाटा ग्रुप था। और अभी भी ये अपने देश में बहुत कुछ कर रहा है। ठीक है, ऐसे आप लोग ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो मुद्रा अवमूलन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन। तो ये बिल्कुल राइट है दोस्तों, मुद्रा उन्मूलन,
प्रबल निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। जी हां, तो यहां पर देखिए अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 368 या 123, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। और मैं यहां पर देख रहा हूं कि ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है, अनुच्छेद 368। जी हां, अनुच्छेद 368 के तहत जो है हमारे संविधान का जो है संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करने का कार्य जो है पूरी तरीके से सक्षम है। तो यहां पर जितने भी लोगों के ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं। जी हां, बताने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22, 16, 8 या 12। तो दोस्तों यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है 22, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो यदि कॉपी पेन साथ में रखें तो लिखिए, नहीं तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो इन 22 भाषाओं में यदि पहली भाषा की बात करें तो पहली भाषा आपकी आती है असमिया। ठीक है, दूसरी आपकी आती है बांग्ला, तीसरी आपकी आती है गुजराती, चौथी भाषा की बात करें तो हम सभी की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी, पांचवी की बात करें दोस्तों तो कन्नड़। ध्यान से देखिए, फटाफट मैं बता दे रहा हूं 22 भाषाओं को। आपकी छठवीं भाषा आती है कश्मीरी, सातवीं की बात करें तो मलयालम, आठवीं भाषा की यदि बात की जाए तो मराठी, नौवीं भाषा आपकी होती है उड़िया, 10वें पर आपका आता है पंजाबी भाषा, 11वीं भाषा की यदि बात करें दोस्तों वो है संस्कृत, 12वीं भाषा की यदि बात करें दोस्तों तो वो सिंधी भाषा है, 13 नंबर पे आपका आता है दोस्तों तमिल, फिर आपका आता है 14वीं भाषा जो है तेलुगु। ठीक है, 15वें की यदि बात करें दोस्तों तो 15वें पर आपका आता है उर्दू, 16वें पर आता है कोंकणी, और आपके 17वें भाषा की बात करें तो मणिपुरी। ठीक है, 18वीं भाषा की बात करें दोस्तों नेपाली, नेपाली भी बोली जाती है, और 19वीं भाषा की बात करें दोस्तों बोडो। 20वीं भाषा की यदि बात करें दोस्तों तो आपका डोंगरी। 21वीं भाषा की बात करें दोस्तों तो संथाली, और जो कि 22वीं भाषा लास्ट भाषा, ये 22वां नंबर प्रश्न भी है, तो 22वीं भाषा की बात करें तो मैथिली। ठीक है, तो इन 22 भाषाओं को आप लोग ध्यान में रखिए। ये 22 भाषाएं जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो आप लोग ये 22 भाषाओं को भी याद रखिए, जो कि बहुत ही आसान है, यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। आयरलैंड, यूएसए या आपका कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यदि बात करें यहां पर आयरलैंड की तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयरलैंड जो है
ये जो है भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। तो यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहां पर बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है वैक्स मताधिकार, जी हां वैक्स मताधिकार जो कि 61वें संविधान संशोधन में प्रस्तावित किया गया है। तो इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं। तो 2.5 वर्ष, 1 वर्ष या 6 महीना या 3 महीना। तो दोस्तों यदि ग्राम पंचायत विघटित होती है तो मात्र 6 महीने के भीतर जो है चुनाव करवाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि माइक्रोफोन एक उपकरण है जो कि रूपांतरित करता है ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में, धारा सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में, या ध्वनि सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में, या प्रकाश सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में। तो दोस्तों माइक्रोफोन जिससे हम लोग बात करते हैं, तो माइक्रोफोन क्या करता है, जो हमारी ध्वनि है इसको धारा में प्रभावित कर देता है और वही धारा उस दूसरे व्यक्ति को जो वहां पर बात कर रहा है उस धारा के माध्यम से हमारी ध्वनि उसके पास पहुंचती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो माइक्रोफोन क्या करता है, एक उपकरण जो कि रूपांतरित करता है ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है। तो दोस्तों यहां पर 20,000 हर्ट्ज, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति 20,000 हर्ट्ज सीमा में होती है, जिसमें आमतौर पे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, वो यही ध्वनि होती है। यदि संख्या के रूप में देखा जाए तो यहां पर 20,000 हर्ट्ज बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है 27, 25, 30 या 18। तो दोस्तों यहां पर देखिए 27%, यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हां 27% बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी। जोसेफ फ्यूरियर या आपका अब्दुल कलाम, MS स्वामीनाथन या रिचल कार्सन। तो बताइए, बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहां पर देखिए फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ फ्यूरियर जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा जो है इन्होंने ही दी थी। ये कौन है दोस्तों, फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। बताने का प्रयास कीजिए कि ग्रीन हाउस गैसों की, सॉरी ये तो वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है जो है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। बताइए आपका राइट आंसर जो है यहां पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा क्या है जो कुआं और तालाबों में जब मच्छर बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं, तांडव मचाने लगते हैं, तो उस समय उनका उपाय क्या है, उनको मारने वाला काम क्या करता है, घोंघा, केकड़ा, डार्कफिश या गैम्बुसिया फिश। जी हां गैम्बुसिया फिश जो कि मच्छरों का दुश्मन है, इसे डालने से क्या होता है, मच्छर मर जाते हैं। ये एक लार टपकता है इसके जीभ से, इसके मुंह से, उससे क्या है मच्छरों के लिए हानिकारक वो तरल पदार्थ होता है जिससे मच्छर मर जाते हैं। तो यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। यदि आप सभी को कुछ ना समझ में आए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।